हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी की सीरीज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दैट कैन बी यूपीएससी, सीएससी एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो ये जो हमारी सीरीज़ है वो 6th to 12th क्लास की रहेगी और ये लाइन बाय लाइन रहेगी और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया है या फिर कुछ रह गया है। नहीं, हम एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ हम ऐसे नहीं है कि हम पहले 6th क्लास करेंगे फिर 7th करेंगे 10th करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी है, हम उसमें जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अलग अलग सब पार्ट्स हैं। ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ओशियन करंट्स के बारे में बात करेंगे, सुनामी के बारे में, वेव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही बायोजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम देखें तो ऐसा क्यों है कि हमें लाइन बाय लाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था, वो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी की 6th क्लास से कर सकते हैं अगर हमें इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पता है तो। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोस्त फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, तो एंड गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना जो ब्राज़ील के प्लेटू से डिराइव हुए हैं, व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड्स, Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmass of southern hemisphere। ये पूरी की पूरी तीनों की तीनों लाइन जो है वो 11th क्लास की फ़िज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से हमें मिलती है। सो हम बिल्कुल इसको लाइन बाय लाइन करेंगे, कोई भी हम एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे कि हमें एनसीईआरटी में कोई भी लाइन हमारी इम्पोर्टेंट लाइन रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरे क्वेश्चंस के बारे में देखें, जैसे कि ये था जर्मनी में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जो तो ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूँ आइसोथर्म्स के बारे में बताया गया है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोथर्म्स क्या होती है, ये किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये इक्वेटर की तरफ बैंड कब होती है और पोल्स की तरफ बैंड कब होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए और ये हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पता लग जाएगा। वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, बिल्कुल आराम से आपका ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन जो है, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज़ मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स। ये पूरा का पूरा टोटल ये जो लाइन्स है वो पूरी एनसीईआरटी से है, जो कि 11th क्लास की है। तो हमें अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, वहाँ से जो कीवर्ड्स है, वहाँ के जो टॉपिक्स हैं, हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि ऐसे कौन से लैटिट्यूड है जहाँ पर हमें सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा पड़ती है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम एनसीईआरटी से डील कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, वाटर वेपर क्या है, ये गैस है एंड अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज़ विद एल्टीट्यूड। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वाटर की जो मतलब अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती जाती है, तो जैसे जैसे जाएंगे हम ऊपर तो ये कम होते जाएगी। तो फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमारे पोल्स है, तो ऊपर मैक्सिमम कैसे रहेगी, ये मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ये वाला क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी से कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हीट बजट से हो रहा है क्वेश्चन, एंड ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट गलत मान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम कहें तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी एंड देन फर्स्ट डी वाला क्वेश्चन, हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, सो इस तरह से हम अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, जहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊँ,
जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू पोल्स। यस, ये ठीक है। जैसे क्योंकि देखो, जैसे कि जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है हमें पता लगती है कि वो लगभग 18 किलोमीटर, शायद 18 किलोमीटर के करीब है, और ये पोल्स पर कम हो जाती है क्योंकि देखो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। सनलाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है वो धरती तक ही लगे रहते हैं। तो इसी तरह से जो थिकनेस है वो ट्रोपोस्फेयर की वो हमें इक्वेटर पर ज़्यादा दिखती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो दोनों की दोनों ठीक है। देखो, हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है वहाँ पर हमें बिकॉज लगा के देखना पड़ता है, और ये स्टेटमेंट थिकनेस ज़्यादा है क्योंकि जो इक्वेटर पर हीट है वो ग्रेट हाइट तक पहुँचाई जा सकती है बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, क्योंकि यहाँ पर हवाएं भी तेज़ चलती है, सनलाइट भी ज़्यादा चलती है, सनलाइट भी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स है, क्लाइमेट टाइप के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वी विल कवर ऑल दिस फ्रॉम दिस एनसीईआरटी सीरीज़। सो विल join these classes. Thank you. Have a nice day.